हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट। और आज जो वर्ल्ड अफेयर्स का टॉपिक हमारे सामने है वो हम इंडिया, यूएई और फ्रांस का जो ट्राइलैटरल रिलेशंस है और इंडो पैसिफिक पे इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। क्या ये हम मान सकते हैं कि चाइना को लेकर के एक नया अलायंस बनाया जा रहा है? तो इस वीडियो में हम उसी चीज को लेकर के डिस्कस करेंगे, किस तरीके से ये तीन नेशंस जो है वो साथ मिलकर के काम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये आपके सामने द डिप्लोमेट का न्यूज आर्टिकल, फ्रांस इंडिया यूएई ट्राइलैटरल इंडियाज मिनीलैटरल एंगेजमेंट्स टेक्स अप। तो ये छोटे छोटे जो एंगेजमेंट्स हैं वो हम भारत मिल करके बनाता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम सारे मुल्कों के साथ मिलकर के एक साथ आगे बढ़ सके। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा मैप, जहां आप देख सकते हो फ्रांस का लोकेशन। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे लोकेटेड आपको नजर आ रहा होगा। इंग्लिश चैनल उसके ऊपर है, बे ऑफ बिस्के। नॉर्थ अटलांटिक ओशन इसके आपके वेस्ट में नजर आ जाएगा, जर्मनी से सटा हुआ। लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड आपके सामने ये मैप है, आप इसको आराम से देख सकते हो। ठीक है, और ये मैप कहीं ना कहीं आप लगे तो आप अपने हिसाब से इसको रिवीजन के लिए भी रख सकते हो। ये आपके सामने यूएई है, और यूएई आप देख रहे हैं किस तरीके से छोटी सी ही कंट्री है, बहुत ज्यादा नहीं है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास होता है, ये लाइन आपको नजर आ रहा होगा। सऊदी से भी पास होता है और यूएई से भी पास हो रहा है। ठीक है, और ओमान से भी निकल रहा है थोड़ा सा, और साथ साथ में इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी ये दुबई और अबू धाबी, सॉरी इसकी कैपिटल अबू धाबी है। और ये कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में लोकेटेड है, पर्शियन गल्फ इसको और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लोकेटेड है। ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है, इसके बीच में आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लोकेटेड है। तो यूएई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चोक पॉइंट पे भी माना जाता है। तो इस वजह से दोनों नेशंस को अपने अभी पिक्चर में एनालाइज कर लिया है। फ्रांस का लोकेशन आप देख सकते हो, वेस्टर्न कंट्री, और ये मिडिल ईस्ट का कंट्री यूएई। ठीक है, चलिए अब आपको हम कंटेक्स्ट पे लिए चलते हैं, किस तरीके से फ्रांस, इंडिया और यूएई का ट्राइलैटरल रिलेशंस, और ये माननीय प्रधानमंत्री, और आप देख सकते हो किस तरीके से दोनों देशों के लीडर्स के साथ में उन्होंने यहाँ पर वार्ता आगे बढ़ाई है। और ये आपके सामने स्क्रीन पर कि किस तरीके से फरवरी में, एक्चुअली लास्ट सितंबर में, फ्रांस, इंडिया और यूएई साथ आए थे और अनाउंस किए कि एक ट्राइलैटरल पार्टनरशिप वो चालू करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा काम कर सके डिफेंस के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में और एनर्जी के फील्ड में। ठीक है, और इसको लेकर के उन्होंने संगठन बनाया। और फरवरी में फिर वापस से मीटिंग हुई, जहां पे तीनों ही मुल्कों के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उन्होंने साथ आकर के वार्ता करी है। तो उसकी बात यहाँ पे रखी गई है, और ये कन्वर्जेंस बढ़ाने की बात हुई है कि एजुकेशन पे वो काम कर सके, बिजनेस पे वो काम कर सके, मैरीटाइम पे वो काम कर सके, कल्चर पे काम कर सके, ग्रीन एनर्जी पे काम कर सके, और ताकि वो पीसफुल और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक हो सके। ये आप इंडो पैसिफिक देख सकते हो। कहीं ना कहीं आपको हम ये बता दें कि फ्रांस वो कंट्री है हमारे लिए कि जब हमने 1998 का पोखरण टेस्ट कंडक्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट, जो सक्सेसफुल हुआ था, कलाम साहब और हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उनके समय में, तो वहां पे हमारे ऊपर यूएस ने सैंक्शंस लगा दिया था। और फ्रांस जो है वो फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने हमें स्ट्रैटेजिक डायलॉग पार्टनर कहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाना चाहते, हमें विश्वास है। तो वो फर्स्ट कंट्री थी जिन्होंने हम पर विश्वास दिखाया था। तो आप समझ सकते हो हमारा कितना गहरा रिश्ता है उस देश से। साथ साथ में आप यूएई की अगर आप बात कर लो तो यूएई, हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो रेमिटेंस आता है इंडिया में ही आता है और यूएई से ही आता है। तो हमारा डायस्पोरा बहुत बड़ा है, इवन थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो यूएई ही है इंडिया का। ठीक है, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो हम बहुत ज्यादा तेल जो है वो वहां से निर्यात करते हैं, बहुत सारी सामान्य जो है पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह वो वहां से हम इंपोर्ट करते हैं, और यहां से हम एक्सपोर्ट भी बिल्कुल करते हैं। और इस वजह से हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करा है, सेपा कॉम्प्रिहेंसिव ऑन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो उसको लेकर के भी अभी हम आगे देखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ फील्ड्स में काम करने की बात कर रहे हैं, और साथ बिल्कुल ये आगे बढ़ने की भी बात कर रहे हैं कि बच्चों की शिक्षा से लेकर के बाकी चीजों में वो साथ आकर के काम कर सके। ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब एस जयशंकर, आप पहचान ही रहे होंगे। तो इन्होंने कहा है कि ये ट्राइलैटरल कोऑपरेशन करेंगे। डिफेंस में हम आपको बता दें, जैसे इंडिया और फ्रांस जो है वो वरुणा और शक्ति जैसे नेवल एक्सरसाइजेस और मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट कराते रहते हैं। वरुण जो है वो, मतलब आप देखोगे वरुण, गरुड़ और शक्ति, ये तीनों जो है वो आपको फ्रांस के साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, वरुण मतलब बेसिकली नेवल का, गरुड़ मतलब एयरफोर्स का, और शक्ति मतलब आर्मी का। ठीक है, एनर्जी को लेकर के आपको बता दें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इमैनुअल मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ही देन है कि जिसको लेकर के इसको एस्टैब्लिश किया गया
और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज इससे जुड़ते चले गए। आज 120 प्लस कंट्रीज हैं और ये इकलौता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर्स आपको भारत में मिल जाएगा, गुरुग्राम हरियाणा में ही। तो इसको लेकर के भी भारत का कहीं ना कहीं डोमिनेंस बढ़ सका। क्लाइमेट एनर्जी को लेकर के, हम ग्रीन एनर्जी को लेकर के जो बात रखते हैं वो पुख्ता रखते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। और ये यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर के भी हम आगे चल सके हैं और बाकी सारे लोगों को हम जोड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं इस फील्ड में। बाकी आप देखोगे एनवायरनमेंट वगैरह में भी हम दोनों देश हमेशा मिलकर के काम करते ही रहते हैं। और इनोवेशन के फील्ड में भी आप देखोगे फ्रांस, यूएई जो हो सकता है वो बिल्कुल भारत की मदद करते हैं और हम उनकी मदद करते हैं। और पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस में तो हम देख ही रहे हैं। आप मेडिसिन के फील्ड में देखो, इवन कोविड-19 जब आया उस महामारी में भी हमने हमेशा एक दूसरे का साथ ही निभाया है। तो इस तरीके से आप चीजों को देख सकते हो कि कहीं ना कहीं कोऑपरेशन काफी ज्यादा रहा है। इसके अलावा ये जो तीनों ही कंट्रीज हैं वो इस तरीके से प्रमोट करने की बात कर रही हैं कि कहीं ना कहीं वो एनर्जी में सोलर एंड न्यूक्लियर एनर्जी, साथ साथ में क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो लड़ाई है जो काफी गंभीर होती जा रही है। आप देख ही रहे होंगे कहीं ना कहीं अभी एक्चुअली रिसेंट में जो भी इंसिडेंट्स आ रहे हैं कि मैसिव फ्लडिंग आपको देखने को मिल रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, आइलैंड्स सबमर्ज हो जा रहे हैं, टेम्परेचर हीट वेव्स बहुत ज्यादा होने लग जा रहा है, कहीं ना कहीं कोल्ड वेव्स बहुत ज्यादा। तो ये जो क्लाइमेट चेंज है इसको टैकल करने के लिए हम साथ लड़ रहे हैं और काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए भी काम किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम कंजर्वेशन कर सके उनकी। और इसके अलावा इंडियन ओशन रीजन पे इनका स्पेशल फोकस भी है, क्योंकि फ्रांस का एक आइलैंड भी इवन है, रियूनियन आइलैंड, आप देखोगे, आपको हम अभी मैप में दिखाएंगे। तो वहां पे मतलब इंडियन ओशन रीजन पे इनका स्पेशल फोकस भी बनता है और होना भी चाहिए, क्योंकि इंडिया के लिए भी वो स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो साउथ इंडिया आप देखोगे तीनों तरफ से पानी ही है, तो कहीं ना कहीं हमारे को भी वहां की सिक्योरिटी का अपना ख्याल रखना होगा, जिसको लेकर के क्वाड को भी बनाया गया है, जहां पे आपको पता ही है 4 नेशंस जो हैं वो जुड़े हैं और उनका ऑब्जेक्टिव भी यही है कि फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक हो। ठीक है। और इसके अलावा कहीं ना कहीं इस चीजों को ध्यान में रख करके इंडियन ओशन रीजन के इर्द गिर्द में रह करके कंट्रीज ने कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबिलिटी कि वो काम कर सके किसके साथ में, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया वर्ष 1997 में, 1997 में, जिसका हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएगा मॉरिशियस में। ठीक है। और ये टोटल 22 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें इंडिया भी इसका पार्ट है, चाइना नहीं आता है इसके पार्ट में। ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जो इंडियन ओशन रीजन के नेशंस हैं उनको कवर किया गया है कि किस तरीके से वो साथ मिल करके इस आसपास के फील्ड को लेकर के, इस आसपास के क्षेत्र को लेकर के कंजर्वेशन की काम कर सकते हैं। तो IORA के साथ मिलकर के वो अपने एनहांसमेंट को बढ़ाना चाहते हैं और साथ साथ में वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो क्लीन एनर्जी पे काम कर सके। नेक्स्ट आप देखोगे तो कुछ आपको इवेंट्स नजर आ जाएगा। जैसे आपको पता है कि भारत अभी इस साल का जो G20 है वो इंडिया ऑर्गेनाइज कर रहा है, होस्ट उसका भारत है, हमारे नई दिल्ली में होने वाला है। तो इस वजह से यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब दोनों देश फ्रांस, यूएई जो है वो भारत तक अपनी बात रख सकेंगे और भारत भी उन तक, दोनों से वो अपनी बातों को ले सकेंगे। तो ये तीनों मुल्क आपस में मिलकर के इजीली काम कर पाएंगे। और इसके साथ साथ में यूएई में शेड्यूल किया गया है होस्टिंग ऑफ COP28 इन 2023, मतलब इसी साल G20 भारत में हो रहा है और इसी साल यूएई में आपका COP28 होगा। ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP होता है, ये बेसिकली हर साल मीट करे जाते हैं, ग्लोबल लीडर्स आते हैं और किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचाना है उसकी बात करी जाती है। खैर अभी तक बहुत कंक्रीट निकल के आता नहीं है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज क्या है कि वो उतना जिम्मेवारी उठाने को तैयार होती ही नहीं है। ऑल्दो उन्होंने ही वो एमिशंस करा है, लेकिन उसका वो भार लेने को तैयार नहीं होते हैं, वो फंडिंग देने से भी मना करते हैं और वो ज्यादातर भार जो है वो देना चाहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, क्योंकि बिल्कुल आप भार होना चाहिए लेकिन इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए ना, जो हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर का भी सोच है। क्योंकि आप जब विकास कर रहे थे तो हमने उस वक्त विकास नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हम कर रहे हैं तो आप उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। तो आज आपके पास वेल्थ है तो आप थोड़ा उसमें उधर से भी कंट्रीब्यूशन आप दे सकते हो। ठीक है। तो ये साल काफी महत्वपूर्ण रहेगा इन तीनों मुल्कों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर ये अपने बातों को बहुत अच्छे से रख पाएंगे और अपने कॉमन एजेंडास को शेयर कर पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। साथ साथ में कहीं ना कहीं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के तहत भी इनिशिएटिव्स, जैसे कि हमने क्या देखा एनवायरमेंट में, तो वो मैनग्रोव्स अलायंस फॉर क्लाइमेट जो यूएई के द्वारा है और मैनग्रोव्स अलायंस फॉर क्लाइमेट यूएई के द्वारा लेड करा जा रहा है। तो यहाँ पर लेकर के भी एक बेसिकली मैनग्रोव्स को किस तरीके से बचाना है, हमारे क्लाइमेट को लेकर के वो कितना बेनिफिशियल है, इसकी हम बात करेंगे।
इसके अलावा आप देखोगे इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप जो कि भारत और फ्रांस लेकर के चालू करने वाले हैं, इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप। तो यहाँ भारत और फ्रांस मिलकर के काम करने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अगेन तीनों ही मुल्क जो है वो आपस में इक्वली मिलकर के काम कर पाएंगे और अपनी बातों को रख पाएंगे, और इससे जो उनका इंडो पैसिफिक रीजन में वर्चस्व होगा वो बढ़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एक कंट्री जैसे कि चाइना जो हमेशा अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती है, अभी उसको बराबर फियर भी बना रहेगा उन चीजों का लेकर के, कहीं ना कहीं अभी वो भारत को जिस तरीके से आंकते आए हैं वो भारत अभी वो भारत नहीं रह गया है। ठीक है, इसके अलावा आपके सामने कुछ ये तस्वीरें जहां आप देख सकते हो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आपको इसके बारे में हम बता ही चुके हैं ऑलरेडी। इसमें लगभग सारे ही मेंबर्स पार्ट इसका हो चुके हैं। पहले ये ट्रॉपिकल कंट्रीज के लिए हुआ करता था, लेकिन अभी ये सबके लिए एक्सटेंड हो गया है। स्पेस में कोऑपरेशन आप देख ही रहे हो, इवन गगनयान जो इसरो का है अनमैन्ड मैन स्पेस फ्लाइट का, उसमें भी फ्रांस का कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, इवन आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी फ्रांस है और इस वजह से हमें हेल्प मिल जाती है। साथ साथ जो यूएन का परमानेंट सीट है उसको लेकर के 5 सदस्य ऑलरेडी हैं, लेकिन जो रिफॉर्म्स के बाद इंडिया को इंट्रोड्यूस करने की बात होती है उसमें चारों सदस्य जो हैं वो भारत का साथ निभाते हैं। लेकिन आपको पता है एक मुल्क हमेशा जो है वो अपने आदतों से बाज नहीं आता है, तो उसकी वजह से हमको मिल नहीं पाता है, वरना यूएई फ्रांस हमेशा अपने विचारधारा से क्लीन रहते हैं। साथ साथ ये नेवी में कुछ किस तरीके से कोलैबोरेशंस और ये एटॉमिक एनर्जी वगैरह में भी किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के जैतापुर न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली फ्रांस की मदद से ही वो भारत में तैयार हो रहा है। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पे किस तरीके से हमारे यहाँ पे ये आपकी तस्वीर जो साझा करी गई है डॉक्टर एस जयशंकर साहब की, और इन्होंने अब रिसेंट मीट जो है वो बताया है अपने दोनों ही काउंटर पार्ट्स के साथ में, और यहाँ पे अगेन वो यूएई के साथ में जब मिल रहे हैं तो उन्होंने इवन पैंडेमिक के समय की भी बात करी थी कि किस तरीके से वो चीजों को लेकर के मतलब काउंटर करने की बात करेंगे कि पैंडेमिक को भी हम टैकल कर सके। ठीक है, तो ये काफी हार्ड वर्किंग इंसान है, सल्यूट है इनको भी। तो बनना है तो बिल्कुल इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर भी और अब मिनिस्टर बनकर के भी देश का बराबर से गौरव रख रहे हैं। फिर आप देखोगे कि यहाँ पे तीनों कंट्रीज जो है वो डिफेंस को एक कोर एरिया आइडेंटिफाई कर चुके हैं। ठीक है, कोर एरिया मान चुके हैं वो, और इसके साथ साथ वो अब यहाँ पे क्लोजर कोऑपरेशन लाना चाहते हैं फ्रांस, इंडिया और यूएई। अब ये एफर्ट्स बना रहे हैं कि ये प्रमोट कर सके कंपैटिबिलिटी, मतलब सामंजस्यता बैठा सके, फिर जॉइंट डेवलपमेंट कर सके, एक साथ विकास कर सके और को प्रोडक्शन कर सके, दोनों एक साथ चीजों को बना सके। ठीक है, विल्स्ट और इसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं कि डिफेंस फोर्सेस तीनों मुल्कों का जो है वो एक साथ काम कर सके, मतलब डिफेंस को ये मेजर एजेंडा बनाना चाहते हैं। और जब डिफेंस मेजर एजेंडा हो जाएगा तो हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना और पाकिस्तान के लिए ये बिल्कुल घातक साबित होने वाला होगा। और इसके साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बोथ इंडिया एंड द यूएई उन्होंने परचेज कर लिया फ्रेंच का राफेल फाइटर जेट्स। आप सब भली भांति पहचानते ही होंगे राफेल फाइटर जेट्स को, बहुत ही तेज तर्राक आधुनिक। तो ये राफेल फाइटर जेट्स इंडिया ने भी परचेज कर रखा है, यूएई ने भी परचेज कर रखा है, तो बिल्कुल फ्रांस की वजह से ही हम उसको ले पाए हैं। ठीक है, डसॉल्ट आपको पता ही होगा कंपनी का नाम, और डिफेंस एजेंडा में ये काफी मजबूती हमें प्रदान करता है। इसके अलावा आप देखोगे तो फ्रांस का पहला जो मिलिट्री बेस है गल्फ में वो आबू धाबी में ही लोकेटेड है। ठीक है, तो वो भी हमने देख लिया है। और जो दूसरा डायमेंशन है सिक्योरिटी फोकस का, कुछ इमर्जिंग पार्टनरशिप्स जैसे आपको मिल जाएगा। मिलिट्री बेस जो है वो स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है, जैसे आपको हम लोकेशन में दिखा दिए थे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में लाई करता है। ठीक है, जो कि गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है। नेक्स्ट आप देखोगे किस तरीके से ट्राइलैटरल कोऑपरेटिव एजेंडा वगैरह की बात करी जा रही है कि हम एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी काम कर सके, ताकि इनोवेशन की तरफ ध्यान जाया जा सके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा सके। 5G 6G आ रहा है, चैट जीपीटी वगैरह आप देख ही रहे हो, बाकी सारी चीजें आप कहीं ना कहीं देख ही रहे हो कि हर तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी और सारी चीजें जो है वो बढ़ती ही जा रही हैं, मशीन लर्निंग, एआई वगैरह। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी भी हम ट्रांसफर कर सके। इनोवेशन के तहत अलग अलग डिजीजेस आ रहे हैं तो उनको वैक्सीन किस तरीके से रेडी करना सॉरी। फिर एंटरप्रेन्योरशिप, इंडिया में 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप्स भी हो चुके हैं। अब और ज्यादा किस तरीके से अपने बिजनेस इकोसिस्टम को बढ़ा सकते हैं, फॉरेन अट्रैक्ट मतलब इन्वेस्टमेंट्स को बुला सकते हैं, क्योंकि यूएई के पास में बहुत ज्यादा वेल्थ है और फ्रांस के पास में एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और इंडिया के पास में एक अच्छा लेबर है। तो हम तीनों अगर मिलकर के काम करेंगे
तो तीनों का विकास होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक माइंडसेट होगा। साथ साथ में कहीं ना कहीं मिनिस्टर्स जो है वो अग्री करते हैं कि ट्राइलैटरल कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स जो है वो साइडलाइंस पे चलती रहेंगी हाई लेवल टेक्नोलॉजी इवेंट्स पे। ये हाई लेवल टेक्नोलॉजी इवेंट्स पे जैसे कि वाइवा टेक, बेंगलुरु टेक समिट और जी टेक्स जो कि अरेंज किया गया है सपोर्ट करने के लिए इस कोऑपरेशन को। ठीक है, तो ये खोखली बातें नहीं है, आपके सामने एविडेंस भी नजर आ गया होगा। साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं कोविड-19 के प्रभाव के बाद में कहीं ना कहीं ये जो मुल्क है पूरा का पूरा दुनिया आप देख ही रहे हो ठंडे बस्ते में पड़ चुका है। वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रिम सिचुएशन में है। इवन रिसेंटली आईएमएफ चीफ क्रिस्टेलिना का उनका भी बयान आया है कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लेशन को तो वो टैकल कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी ग्रोथ जो है वो उस तरीके से नहीं मतलब मैनेज हो पा रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो इन तीनों मुल्कों ने अग्री किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शियस डिजीजेस अगर फैलते हैं तो उसको लेकर के वो अपने अपने मतों को शेयर करते रहेंगे समय समय पे, और साथ साथ में वो मेजर्स भी देते रहेंगे किस तरीके से हम फ्यूचर पैंडेमिक से लड़ सकते हैं। तो चाइना को हम ऐसा बनाने अब नहीं देंगे खैर, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई कभी चाइना मन नहीं मानता है, अब क्या करे, नन्ना मुन्ना बच्चा रोने लग जाता है, बना ही देगा अगर, तो फिर इसलिए पहले से हम अपने प्रिपरेशंस को रेडी रखे हैं कि नाना मुन्ना तू रोना तू बना ले। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इस चीज को पुश करने से रिलेटेड ये जो तीनों है वो स्टेप अप करते हैं कोऑपरेशन, साथ मिलकर के काम करेंगे मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, गावी द वैक्सीन अलायंस, और इसके अलावा यूनिटेड करके आपको मिल जाएगा ग्लोबल फंड एक है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मेडिसिन के फील्ड में भी काफी हेल्थ सेक्टर में भी काम कर रहे हैं। फिर आप देखोगे तो कई दशकों से फ्रांस जो है वो इंडिया का एक, जैसा कि आपको कारण भी बता दिए, भारत का एक क्लोज और ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से रहा है। फ्रांस इंडिया रिलेशनशिप जो है वो शेयर्ड विजन के साथ में है, मल्टी पोलर वर्ल्ड। चाइना जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड बना दे यूएस के तरह। पहले जो यूएस आफ्टर यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में जो बना, तो उसी तरीके से कुछ ये भी चाह रहे हैं कि नहीं अभी ठीक है हमारी ही मोनोपोली रहे, तो उसको लेकर के भारत और फ्रांस का विचारधारा वैसा नहीं है। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास, और इसके साथ साथ इफेक्टिव मल्टीलैटरलिज्म। ठीक है, मल्टीलैटरलिज्म मतलब कहीं ना कहीं समूचे विश्व का विकास हो सके, और समथिंग दैट बोथ पेरिस एंड न्यू दिल्ली हैव डीप इंटरेस्ट्स। कहीं ना कहीं इन दोनों मुल्कों का भी उस चीज में काफी ज्यादा गहरा नाता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखोगे यूएई के साथ में भी रिश्ते बढ़े हैं रिसेंट ईयर्स में, और ऐसा इसलिए नहीं कि मतलब सिर्फ यूएई के साथ में, पूरे के पूरे अरब कंट्रीज को आप देखोगे तो हमारे रिश्ते काफी इंप्रूव हुए हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में। और यूएई जो है वो होस्ट है लार्ज इंडियन डायस्पोरा का, जैसा कि आपको हम बता दिए हमारे देश से काफी ज्यादा लोग जो है वो मिडिल ईस्ट जाते हैं, स्पेशली यूएई वगैरह में, और वहां से रेमिटेंस भेजते हैं, तो इकोनॉमी के लिए भी हमारे बेनिफिशियल होता है। खैर डायस्पोरा ही अब सिर्फ वो एक कंटेस्ट नहीं रह गया है, उसके आगे का भी आपको हम बता दिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सेपा वगैरह जो साइन किया गया है। ठीक है, फिर आप देखोगे भारत का जो रिलेशनशिप है इन दोनों कंट्रीज के साथ में वो प्रोग्रेस करा है बाइलैटरल और मिनीलैटरल इनिशिएटिव्स से। इंडिया और यूएई जो है वो पार्ट है मिडिल ईस्ट क्वाड का। मिडिल ईस्ट क्वाड क्या है ये? I2U2। I2 मतलब इंडिया और इजराइल, U2 मतलब यूएसए और यूएई। तो ये मिडिल ईस्ट क्वाड है बेसिकली, जो कि ग्रुपिंग माना जा रहा है दैट इंक्लूड्स इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस। आपके सामने ये कंट्रीज का नाम है देखिए, और साथ साथ में ये जो मिडिल ईस्ट क्वाड है उसका मेजर फोकस है इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में, जिसका बिल्डिंग होगा कहीं ना कहीं आप देखोगे वाटर, ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लीन एनर्जी पे। वाटर को लेकर के क्लीन वाटर होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और साफ एनर्जी भी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये नेशंस मिलकर के काफी ज्यादा काम कर रहे हैं, काफी पोटेंशियल है इसमें। तो ये जो है वो बिल्कुल एक बहुत विजनरी सोच के साथ में क्लियर है कि इनको क्या करना है। फिर आप देखोगे आपके सामने ये जो है वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात कर रहे हैं फ्रांस, इंडिया और यूएई कि ये जो भी काम करेंगे तीनों पार्टनर्स मिल करके, तो वो आपको नजर आ जाएगा कि काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि उसका जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से इंडो पैसिफिक में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। फिर तीनों कंट्रीज जो है उनका इक्वल फोकस है कुछ हार्ड सिक्योरिटी इश्यूज पर भी। अब आपको पता ही होगा हार्ड सिक्योरिटी इश्यूज साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक में कौन कंट्री फैला रहा है। ठीक है, फिर एजेंडा उनका यही है कि कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ के तरफ वो बढ़ सके। ग्लोबल साउथ मतलब पूरा का पूरा आपको अभी हम मैप में दिखाएंगे, तो ग्लोबल साउथ आपको हम एक्सप्लेन करते हैं। इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप जो है वो इस तरीके से काफी एक अच्छे फ्रेमवर्क के साथ में ईस्ट वेस्ट कोऑपरेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। अब आप बोलेंगे कि सर
मैप दिखाएंगे, मैप दिखाएंगे, दिखाएंगे कब? चलिए मैप देखने की बारी आ चुकी है। तो ये आपके सामने हमने आपसे क्या कहा, ग्लोबल साउथ। तो पहले तो आपको यही समझ आ जाना चाहिए कि ये जो है वो जितने भी ऊपर के कंट्रीज हैं आप देख रहे हो ऊपर से, ये नॉर्दर्न कंट्रीज आ गए, ठीक है। अब ग्लोबल साउथ की जब बारी आ रही है तो ये आपका ग्लोबल साउथ है, जिसमें आप देखोगे कि सारे के सारे फ्रांस वगैरह आप देखो, अगेन जूम इन करके उसमें यूएई, फ्रांस, आपका सारा फ्रांस, इंडिया आपके सामने, ये मैप में आप पहले देख लो इंडिया को, हमारे प्यारे भारत को, और साथ साथ आप देखोगे तो यूएई आपके सामने यहाँ नजर आ रहा होगा, आप पाकिस्तान होते हुए, ईरान होते हुए यहाँ पे आप देख रहे हो सऊदी, और यूएई ये छोटा सा ओमान इसके पास में, यमन, और ये यूएई जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में लोकेटेड है। और फ्रांस आपको हम दिखाए थे, और फ्रांस आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपको फ्रांस यहाँ पे आपको इधर से, मतलब फ्रांस यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, नीचे स्पेन है, और उधर भी हमने लोकेशन जो है वो देख लिया। ग्लोबल साउथ मतलब नीचे का जो हिस्सा है उसकी समूचे विकास की बात हुई है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो भी कंट्री है ज्योग्राफिकली, वो भी आप यहाँ से रिलेट करके अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्ड कर सकते हो। आपको बाकी का जो पता है इंडियन ओशन का रीजन, इंडो पैसिफिक की जब हम बात करते हैं, ये इंडियन ओशन और ये पैसिफिक ओशन, तो हमेशा कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है। ऑस्ट्रेलिया ये रहा आपके सामने, ठीक है, यूएस से ये रहा आपके सामने, और बाकी आप देख ही रहे हो इसराइल की बात भी हमने करी थी इस वीडियो के दौरान में। तो यहाँ पे आप इसराइल को भी देख सकते हो कि किस तरीके से आप, छोटा सा इसराइल आपको यहाँ नजर आ जा रहेगा इजिप्ट के पास में। तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप का था। अभी इंडो पैसिफिक की बात कर लेते हैं। तो इंडो पैसिफिक आप देखोगे ये इंडियन ओशन, ठीक है, आपके सामने, और ये पैसिफिक ओशन, इसी रीजन को हम कहते हैं बेसिकली स्ट्रेट ऑफ मलक्का, काफी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट भी है, और कुछ यहाँ पे डिस्प्यूटेड वगैरह का रीजन होता है, तो इसी पे मेजर फोकस है। अगेन यूएई आपको मिल जाएगा, इंडिया यहाँ पे आप देख ही रहे हो। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, और इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे वाइंड अप होता है। लेकिन इसके पहले हम आपसे सबसे जरूर ये जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है ये जो नया अलायंस बना है ये किस तरीके से कितना कारगर साबित होगा, और ऐसे हमें अलायंसेस बिल्कुल और कंट्रीज के साथ में मिलकर के बनाने चाहिए, क्या करना चाहिए, कितना कोऑपरेशन होना चाहिए? आपके भी सजेशंस मोस्ट वेलकम है। बाकी बिल्कुल फर्दर अपडेट्स के लिए कि ये अलायंस मिलकर के आगे क्या करने वाले हैं, इस कंटेंट को अगर जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके भी जरूर बताते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर किया है तो बाकी लोगों को भी भेजते रहिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार। बाकी थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।